तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक हुआ। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का बीमा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 1/√* μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की बीमा LT इनवर्स होगा। 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या है LT इनवर्स। ये तो हम पढ़े हैं, ठीक। लेकिन वहां पर क्या दिया है कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा, तो इसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, दिया है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का बीमा दिया है LT इनवर्स। LT इनवर्स रूट है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इधर अगर रूट नीचे है तो एक को भी वर्गमूल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं हम, √1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट आराम से लिख सकते हैं LT इनवर्स। रूट इधर है तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा L² T इनवर्स 2। स्क्वायर करेंगे तो L² T इनवर्स 2। देखिए ऑप्शन में कहाँ है L² T इनवर्स 2 कौन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का बीमा L² T इनवर्स 2, क्योंकि √1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है LT इनवर्स। चूंकि यहाँ पर √* नहीं है, छोटा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए इसका L² T इनवर्स 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे यदि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति क्रमशः ABC हो, तब A बड़ा होगा B से, B बड़ा होगा C से, A छोटा होगा B से, B बड़ा होगा C से, A बड़ा है B से, B छोटा है C से। यहाँ पर A छोटा है B से, B छोटा है C से। तो इसमें बताना है कौन सा होगा आंसर। तो पहले देख लेते हैं आवृत्ति कौन किससे बड़ा होगा, कौन किसका छोटा होगा। तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण का, यानी गामा क्या है B है, B बड़ा होगा, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण का। तो B बड़ा होगा किससे, एक्सरे से, एक्सरे यानी A से, B बड़ा होगा A से। आप पराबैंगनिक से भी बड़ा होगा एक्सरे, एक्सरे पराबैंगनिक से भी बड़ा होगा, मतलब B जो है इससे भी बड़ा होगा। और एक्सरे का जो आवृत्ति होगा पराबैंगनिक से भी अधिक होता है, यानी A जो है इससे बड़ा होगा पराबैंगनिक यानी C से। B सबसे बड़ा, तो B सबसे बड़ा, A से भी बड़ा और C से भी बड़ा, A से भी बड़ा और C से भी बड़ा। तो देखिए B जो है सबसे बड़ा है, तो A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा। देख लेते हैं B छोटा है, यहाँ पर B बड़ा है C से, तो छोटा है तो अलग गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B बड़ा है A से, अभी बड़ा है C से, मतलब ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C में देख लेते हैं A बड़ा ही बोलता गलत हो गया, B बड़ा है इसमें, लेकिन B यहाँ पर छोटा हो गया, तो छोटा को अलग गलत हो गया, क्योंकि B जो है A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है। तो A से बड़ा C से बड़ा कौन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर B दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बुक में जो आपका ई वाला चिन्ह जो है पलट के दे दिया है, तो उसको आप लोग सुधार, अगर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो B बड़ा होगा C से, ठीक ना, क्योंकि आवृत्ति सबसे अधिक किसका होता है, गामा किरण का होता है। एक्सरे का आवृत्ति और गामा से कम होता है एक्सरे का, एक्सरे से कम होता है पराबैंगनिक का। ठीक है, सबसे अधिक गामा का, मतलब B A से भी बड़ा होगा और C से भी बड़ा होगा, तो A से भी बड़ा और C से भी बड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, आगे क्या है कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है, अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। तो अवरक्त प्रकाश किसके बीच में स्थित होता है, अवरक्त प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म तरंग के बीच में होता है, यही ना होता है। गामा किरण, एक्सरे किरण, पराबैंगनिक किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, यानी दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म तरंग के बीच में होता है। देख लेते हैं, दृश्य प्रकाश पराबैंगनिक क्षेत्र के बीच में, सूक्ष्म तरंग या शुरू में एक नंबर में क्या है, रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगे। तो रेडियो तो सूक्ष्म तरंगे के बाद होता है, ठीक, सूक्ष्म तरंग रेडियो टीवी होता है, तो रक्त प्रकाश बीच में नहीं आ रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 20 सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश और रक्त प्रकाश सूक्ष्म तरंग होता है, तो दृश्य प्रकाश और रक्त प्रकाश सूक्ष्म तरंग, मतलब सूक्ष्म तरंग दृश्य प्रकाश बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हर चीज क्लियर होते जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो होता है 1/√ε0 इंटू μ0 होता है, 1/√ε0 इंटू μ0 इंटू ε0, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो स्पष्ट नोट में लिखवा चुके हैं हम, जब नोट्स लिखवा रहे, जब
आप लोग नोट्स पलट के देखिएगा, लिखवा रहे तो उस समय स्पष्ट लिखवाए हैं कि उसका चाल होता है C बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। मतलब दोनों में से कोई ई वाला यहाँ पर, ई वाला यहाँ पर, दोनों तक कहीं चीज़ है। आगे आपका हाँ क्वेश्चन नंबर 18 तक था, तो ये आपका 18 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको ध्यान से अगर ना समझ में आए वीडियो को बार बार इसको देखिएगा। ये 18 क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि ये 18 में से कोई 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ देगा। तो ये अगर आपको पता है कि इसमें से पूछने वाला, तो इसको क्या याद करना, ऐसे याद करना तो कठिन भी नहीं होगा, हर चीज़ याद होगा आपको। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते होंगे तो अधिकतम क्वेश्चन इसमें से आपको पता चल जाता है। मतलब 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जो छूटा होगा, जो हम गुण लिखवा है, जो आपका उपयोग और उसका गुण, जो आपका पराबैंगनी किरण का, एक्सरे का, गामा का और रक्त प्रकाश का, तो उससे 1-2 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग नोट्स से देकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।